हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हमने इकोनॉमी के कुछ लेक्चर स्टार्ट करने का फैसला लिया है। तो चलिए आज हम इकोनॉमी में, जो कि बहुत लोगों को बोरिंग लगता है और बहुत लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है, तो आइए जानते हैं कि इकोनॉमी क्या होती है। दो टर्म्स होते हैं, एक होता है इकोनॉमिक्स और एक होता है इकोनॉमी। ये हम किसी दूसरे लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, आपको डिफरेंस बता देंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है और इकोनॉमी क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आज हम ये जानते हैं कि जो इकोनॉमी होता है, इसके विश्व में जनक कौन है। वर्ल्ड इकोनॉमी के जनक कौन है? एडम स्मिथ। क्या नाम है उनका? एडम स्मिथ। और हमारी जो अब हम चूंकि भारत के हैं, तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक कौन थे, किनको माना जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक। तो एम विश्वेश्वरैया थे। कौन थे? एम विश्वेश्वरैया हैं। ठीक है, अब तीसरी बात ये आती है कि इकोनॉमी कहते किसको हैं। तो देखिए, जब आपके पास लिमिटेड संसाधन हो, कम से कम चीजें हो, और उसमें आप उसका प्रयोग करके, लिमिटेड संसाधन का प्रयोग करके आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उत्पादित कर सकें या अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकें, तो ये किसके अंतर्गत आता है? इकोनॉमी के। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आपके फादर ने आपको दिए 5 रुपीज़। ठीक है, अब आपके पास 5 रुपीज़ है। आपको इसमें क्या करना है कि ऐसा कुछ ले आना है जिससे आपके घर में 3 बच्चे हैं। अब आपको ऐसा कुछ लाना है कि तीनों बच्चों को मिल जाए और वो खुश भी हो जाए। अब पैसे आपके पास कम से कम है 5 रुपीज़। समझ में आया? अब आपको इसको मैनेज कैसे करना है। अब ये 5 रुपीज़ आपके पास क्या हो गया? एक संसाधन हो गया। अब इससे आप कैसे कम से कम प्रोडक्शन करेंगे, कम संसाधन में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को खुश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। तो आप क्या करेंगे, कुछ जैसे 5 रुपए का अगर आप कुरकुरे ले लिए, तो एक ही पैकेट आएगा और तीनों बच्चे ना खुश हो जाएंगे। वो बोलेंगे मेरा अलग से लाइए, मेरा अलग से लाइए। तो आप क्या करेंगे, टॉफी ले लेंगे, जिससे सबको अपना अपना मिल जाएगा और सब खुश हो जाएंगे। तो ये होता है कि लिमिटेड संसाधन में कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सुविधा पहुंचा सके, उन्हें खुश कर सके। ये होती है हमारी इकोनॉमी। ज़्यादातर लोग अपने दैनिक जीवन में रेगुलर इकोनॉमी मैनेजमेंट का काम करते हैं। पापा आपके घर चलाते हैं, तो वो क्या है? इकोनॉमी के अंतर्गत आता है। मम्मी भी आपके घर का सारा सामान कम सैलरी में कैसे आपके पापा सबको खुश भी करते हैं, सबकी पढ़ाई की भी व्यवस्था करते हैं, और आपको कभी संडे टू फ्राइडे कभी घुमाने भी लेके जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत जो मैनेज होती हैं, वो पापा लोग किसके अंतर्गत कहते हैं? इकोनॉमी के अंतर्गत, अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही कहते हैं। तो यानी हम सब लोग अपने आप में क्या है? एक अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, अब जो भारतीय इकोनॉमी होती है, क्या होती है भारतीय इकोनॉमी, उसको हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं भारतीय इकोनॉमी को? 3। कितने टाइप में? 3 टाइप्स में। फर्स्ट क्या होता है, जो हमारी फर्स्ट होती है, वो होती है नेचर के, अकॉर्डिंग टू नेचर। सॉरी दोस्तों, मेरे पास अभी इतनी व्यवस्था नहीं है कि मैं एक प्रॉपर आपको अच्छे से पढ़ा सकूँ। तो मैं हैबिचुअल नहीं हूँ, तो ये जो फ़ोन से पेन है उससे थोड़ी मेरी हैंड राइटिंग बहुत अजीब से आती है, तो आप लोग मैनेज करिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट इकोनॉमी हम किसके अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं? नेचर के आधार पे, यानी प्रकृति के आधार पे, कि किसी किसी चीज़ की प्रकृति कैसी है, उसको देख के क्या पता चलता है हमको। तो नेचर में क्या आता है? एक होता है प्राइमरी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक सेक्टर। ठीक है, क्या होता है? प्राथमिक सेक्टर या प्राइमरी। अब प्राथमिक में क्या होता है कि जितनी भी नेचुरल चीज़ें जो कि भगवान से हमें डायरेक्ट मिली हैं, जो जैसे अभी आप क्या करते हैं, खुदाई करते हैं ज़मीन से, तो जो मिनरल्स हमको मिलते हैं उसको किसी ने बनाया थोड़ी है, वो तो कुदरत की दी हुई है कि हमारे धरती के अंदर इतना सारा मिनरल्स का भंडार है, खनिज का भंडार है। तो वो चीज़ें जो हमें मिलती हैं, जितनी भी नेचुरल चीज़, जैसे कृषि होती है, खेती होती है, खेती क्या कोई हमें आके ज़बरदस्ती वो करवाता है? हमें क्या होता है, सब कुछ नेचुरली मिला होता है, ज़मीन नेचुरल है, उस पर हम जब कृषि करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आ जाता है? प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आता है। अब द्वितीयक सेक्टर में क्या होता है कि जितने भी, अभी हमने क्या कहा, प्राथमिक में जितनी भी नेचुरल चीज़ें होती हैं, तो वो सारी क्या कहलाएंगी? प्राथमिक सेक्टर में। अब द्वितीयक सेक्टर में क्या कहलाती है, यानी सेकेंडरी सेक्टर में जितने भी प्रोडक्शन का काम होता है। जैसे कि मान लीजिए, एक एग्जांपल लीजिए, जैसे आपके पिताश्री खेती करते हैं, मान लीजिए आप में से बहुत सारे लोगों के पापा मम्मी जो भी होंगे वो किसान होंगे, मेरे भी हैं। तो पापा क्या करते हैं खेत में, जैसे मान लीजिए उन्होंने गन्ना उगाया, ठीक है, खेत में गन्ना लगा दिया। अब गन्ना लगाया खेत में, तो ये किस सेक्टर
सेक्टर के अंतर्गत आ गया प्राइमरी। लेकिन उस गन्ने को पापा पूरा तो पूरा कंजप्शन कर नहीं लेंगे, उसका पूरा पूरा ऐसे तो है नहीं कि पापा ही चीनी बनाएंगे, पापा ही गुड़ बनाएंगे, पापा ही गन्ने के ले जाके बेचेंगे बाजार में, ऐसा नहीं। हमारे पापा ने खेती कर ली गन्ने की। अब क्या होगा, गन्ना जब कटाई होगी, गन्ने की कटाई के बाद गन्ना जब घर से बाहर जाएगा फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री में क्या होगा कि गन्ने से फैक्ट्री वाला जो मालिक होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, चीनी बनाएंगे, गुड़ बनाएंगे, उसका चिक्की बनाएंगे, बहुत सारी चीजें बनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उसका प्रोडक्शन कर लिया, उस गन्ने से जो भी उनको प्रोडक्शन करना था प्रोडक्शन कर लिया, चीनी बना ली, गुड़ बना ली। तो ये जो बनाने का काम हुआ ये किस सेक्टर में आएगा, द्वितीय सेक्टर में आएगा। किस सेक्टर में आएगा, द्वितीय सेक्टर में आएगा। ठीक है, अब आते हैं तीसरा क्या होता है, टर्सरी सेक्टर यानी तृतीय सेक्टर। अब पहले में तो नेचुरल चीजें आती हैं, दूसरे में प्रोडक्शन, जितने भी प्रकार के प्रोडक्शन होते हैं वो सब द्वितीय सेक्टर में आते हैं। तीसरे सेक्टर में क्या आता है कि जितनी भी सेवा होती है या फिर जितना भी व्यापार होता है यानी सर्विस सेक्टर जो होता है वो तृतीय सेक्टर को हम दूसरी भाषा में सर्विस सेक्टर भी कह देते हैं। ठीक है, तो सर्विस में जैसे कि मान लीजिए अब गन्ने का पापा ने गन्ना उगाया, गन्ने को बाजार में ले गए बेचे, और वहां से फैक्ट्री वाले ने खरीद के उसका कुछ चीनी गुड़ जो भी है प्रोड्यूस कर दिया। अब प्रोड्यूस करके फैक्ट्री से गन्ना चल के आम लोगों के पास तो जाएगा नहीं, उसका जो चीनी बनेगा, गुड़ बनेगा, तो क्या होगा, उसके लिए उनको क्या होगा, कोई ट्रक मंगाएंगे, कोई गाड़ी मंगाएंगे, वो उससे गुड़ चीनी को करेंगे, फिर उसको ले जाके सेल करेंगे बाजार में, फिर वो लोगों के घर घर तक पहुंचेगा। तो ये जो व्यापार का काम हुआ बीच में, या फिर उस ट्रक वाले ने क्या किया, सर्विस दी, सामान को बाजार में ले जाके पहुंचाया, और बाजार से जो होलसेलर होते हैं वो खरीदते हैं, फिर वो जो है आम इंसान को बेच देते हैं। तो ये जो बीच में ये सारा काम हुआ ये किस सेक्टर के अंतर्गत आता है, टर्सरी यानी तृतीय सेक्टर के अंतर्गत। तो आपको समझ में आ गया, गन्ना उगाया प्राथमिक सेक्टर, गन्ने का चीनी बना, गुड़ बना द्वितीय सेक्टर में, और वो गुड़ चीनी बाजार में ट्रक के माध्यम से या फिर जिस भी माध्यम से जाके बिका, वो क्या हुआ, तृतीय सेक्टर। दुकानदार क्या करता है, हमें सामान देता है और बदले में हम उसको क्या करते हैं, पैसा देते हैं। तो ये क्या हुआ, व्यापार हो रहा है ना उसके और हमारे बीच में, तो ये किस सेक्टर के अंतर्गत आएगा, तृतीय सेक्टर के अंतर्गत। ऐसे बहुत सारे हम अपने दैनिक जीवन में एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पापा सब्जी उगाते हैं, अब सब्जी उगाना ये प्राथमिक सेक्टर में आया, फिर सब्जी को काट पीट के उसको बाजार में ले गए और उन्होंने क्या किया, बाजार में जा करके उसको बेच दिया। तो जब बेच दिया तो उन्होंने क्या किया, जिसने भी खरीदा उसके बीच में और पापा के बीच में क्या हुआ, व्यापार हो गया। और फिर वो व्यापारी ले जाके उस सब्जी का कुछ भी बना दिया, पनीर है तो पनीर की सब्जी बना के फिर उसको बाजार में सेल कर दिया। तो उसने क्या किया, जो सब्जी उस नॉर्मल जैसे पनीर हमने उसको दिया तो उसने क्या किया, पनीर से सब्जी बना दिया। तो ये क्या हुआ, उसने प्रोडक्शन कर दिया, तो ये द्वितीय सेक्टर में आएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे बीच में होते हैं। जैसे कॉटन, जब कपास की खेती होती है तो कपास उगाया जाता है तो प्राथमिक सेक्टर में, फिर उस कपास का कपड़ा बनता है तो प्रोडक्शन हो गया कपड़े का, तो वो द्वितीय सेक्टर में, और फिर उस कपड़े को ले जाके मार्केट में बेच दिया जाता है तो वो क्या हुआ, तृतीय सेक्टर में आ गया। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और थोड़ा सा मुझे बोलना ज़्यादा पड़ रहा है क्योंकि लिखने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है इसमें, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा लिखने की। फिर क्या होता है, पहला तो हम नेचर के आधार पे डिवाइड कर दिए, दूसरा क्या होता है, टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स या कंडीशन यानी शर्त के आधार पे हम अर्थव्यवस्था को कैसे बांटते हैं। अब शर्त के आधार पे अर्थव्यवस्था दो प्रकार से बांटी जाती है। पहला क्या होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर, दूसरा क्या आता है, नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ऑर्गेनाइज और नॉन ऑर्गेनाइज। ठीक है, ऑर्गेनाइज से क्या मतलब चलता है, जैसे कि मान लीजिए मम्मी क्या कहती है, कमरे में जब आती है तो कुछ गंदे बच्चे होते हैं जो सामान इधर उधर पूरा फैला के रखते हैं, मम्मी कहती है कमरे को ऑर्गेनाइज करके रखो, थोड़ा व्यवस्थित करके रखो। तो एक होता है व्यवस्थित और एक होता है अव्यवस्थित। तो व्यवस्थित में क्या होता है, जिसमें छुट्टी यानी अवकाश जो होता है वो फिक्स रहे और सैलरी फिक्स रहे, तो वो सेक्टर किस सेक्टर में आ जाएगा, वो व्यवस्था ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएगी, यानी कि सुव्यवस्थित ढंग से वो संस्था है। और नॉन ऑर्गेनाइज में क्या होगा, नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर कैसा होता है, जिसमें कि ना तो सैलरी फिक्स हो और ना ही आपकी छुट्टी का वो फिक्स हो कि हाँ आपको साल भर में इतनी छुट्टी मिलेगी, तो वो क्या होगा, नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर। सिंपल सी डेफिनेशन है। जैसे कि मान लीजिए आपकी मम्मी गवर्नमेंट टीचर है, आपकी मम्मी गवर्नमेंट ने पहले एक कैलेंडर निकाल दिया पूरे साल भर का कि हाँ नवरात्रि को छुट्टी होगी, होली को छुट्टी होगी, दिवाली को छुट्टी होगी, ये छुट्टियां हैं आपकी जो कि गस्टेड हॉलीडे बोला जाता है। और फिर वो हर टाइम पे, चाहे आप स्कूल छुट्टी में आप स्कूल नहीं गए हैं तो, और अगर गए हैं तो नहीं, छुट्टी है तो क्यों जाएंगी आप,
कहने का मतलब है कि आपकी सैलरी फिक्स होती है उस मंथ की। आप बीच में एक दो छुट्टी ले लेते हैं, आपकी तबीयत भी खराब जाती है, तो सरकार आपके पैसे नहीं काटती है। वो क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर। लेकिन आप नॉन ऑर्गेनाइज, मान लीजिए आप खेती करते हैं, आप सामान लेके बाजार में गए, आपका कोई फिक्स नहीं है कि आज आपका इतना बिक जाएगा, और रोज आप मान लीजिए आपके जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है उसमें कोई काम करा, उसका 10,000 10,000 पर मंथ सैलरी है, तो उसको 10,000 वो हर महीने मिलेगा ही। अब बीच में उसको कोई प्रॉब्लम आ जाए, किसी दिन वो स्कूल नहीं जाए या फिर किसी दिन वो काम ना करे, तो भी उनको उनका उनका पैसा बनेगा, फिक्स है मिलना। लेकिन जो नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं, उन्हें क्या होता है कि वो जितने दिन काम करेंगे उतने दिन का उनको पैसा मिलेगा, और पैसा भी फिक्स नहीं होता है कि आज इतना मिलेगा, कल पता लगा और ज़्यादा मिल गया, परसों पता लगा पहले से भी कम मिल गया। तो ये होता है नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर। और उनकी छुट्टी भी फिक्स नहीं होती। जैसे कोई प्राइवेट बिजनेस वाला है, उसकी जब मन गया तब छुट्टी मार ले, क्योंकि उसका प्राइवेट बिजनेस है, उसकी अपनी मर्जी चलती है। लेकिन गवर्नमेंट में क्या होता है, अपनी मर्जी से आप छुट्टी नहीं मार सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है टर्म्स एंड कंडीशन, यानी शर्त के आधार पर अर्थव्यवस्था की प्रकार। अब हम तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्या होता है, एक सेकेंड इसको मैं इरेज कर लेती हूँ। अब तीसरा क्या होता है कि ओनर के आधार पे। थर्ड क्या होता है, ओनर। फर्स्ट हमने नेचर पे देखा, सेकंड हमने टर्म्स एंड कंडीशन पे देखा, और थर्ड हम ओनर पे देखेंगे। ओनर पे, ओन मतलब होता है स्वामित्व। अब स्वामित्व तीन ही प्रकार से होते हैं। पहला क्या होता है, अगर सारी चीजें जितना भी होता है, यानी कि जो हमारा नेचुरल चीजें होती हैं, और जो प्रोडक्शन होगा, और जो व्यापार होगा, यानी समझ में आया, जो उत्पादन होगा, जैसे कि मान लीजिए खेती भी गवर्नमेंट करे, जैसे खेती का छोड़िए, जैसे मान लीजिए कि टूथपेस्ट बनाने की कंपनी है, तो जो कंपनी है वो भी गवर्नमेंट की हो, और उस कंपनी में जो कुछ बन रहा है उसमें एम्प्लॉई वो भी सारे गवर्नमेंट के हो, और फिर जिस ट्रक से उस सामान को ले जाके होलसेल में सेल किया जा रहा है वो भी गवर्नमेंट का हो, यानी कि सब कुछ गवर्नमेंट का हो, तो वो क्या कहलाता है, गवर्नमेंट सेक्टर कहलाता है। यानी जहाँ पे सारी चीजें कौन ओन करता है, कौन मालिक होता है सब चीजों का, ओनर, तो वो क्या कहलाएगा, गवर्नमेंट, ठीक है। और जहाँ पे सब चीजों का मालिक प्राइवेट मेंबर कोई हो, वो गवर्नमेंट का ना हो, सरकारी ना हो, तो वो क्या कहलाएगा, प्राइवेट सेक्टर। और जहाँ पे आधा गवर्नमेंट का होता है और आधा प्राइवेट का होता है, वो क्या कहलाता है, कोऑपरेटिव या अर्ध सरकारी। यानी 50-50% दोनों के शेयर होते हैं। जितना प्रॉफिट, मान लीजिए कोई कंपनी है, अगर उसमें हर चीज गवर्नमेंट का लगा है और उसका प्रॉफिट भी गवर्नमेंट को हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, कौन सा सेक्टर, गवर्नमेंट। कौन ओन कर रहा है उसको, गवर्नमेंट, तो वो कौन सा सेक्टर कहलाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर। और जहाँ पे हर चीजें प्राइवेट मेंबर्स ओन करते हैं, वहाँ वो कौन सा सेक्टर कहलाता है, प्राइवेट सेक्टर। और जिसमें दोनों की आधी आधी भागीदारी होती है, यानी आधा आप पैसा लगाइए और मुनाफा लीजिए, आधा आप पैसा लगाइए और मुनाफा लीजिए, तो वो सेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाती है हमारी। और जिसमें जैसे कि आजकल बहुत एग्जाम्पल चलता है पीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यानी पब्लिक मतलब क्या होता है, पब्लिक के बिहाफ पे कौन पैसा लगाता है, गवर्नमेंट लगाती है। और प्राइवेट में कौन, बड़े बड़े बिजनेसमैन, टाटा बिरला अंबानी, ये लोग लगाते हैं। अब पार्टनरशिप मतलब इन दोनों का साझा आपस में, यानी पैसा भी बराबर लगाएंगे और मुनाफा भी बराबर लेंगे, तो ये क्या कहलाता है, अर्ध सरकारी, ठीक है, आधा सरकार का आधा प्राइवेट मेंबर का। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हमने समझ लिया अच्छे से। अब हम चलते हैं प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन क्या है, देखिए उत्पादन। अगर आपको हम कह दें कि आपको खेती करनी है और उससे प्रॉफिट भी लेना है आपको, खेती का हमने बहुत एग्जांपल दे दिए। जैसे कोई फैक्ट्री लगानी है आपको, आपसे हम कहें कि फैक्ट्री लगानी है, आपको फैक्ट्री से कुछ प्रोडक्शन करना है, प्रॉफिट अर्न करना है, तो आप कैसे करेंगे, आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आप एक बार विचार कीजिए। पहली चीज़ आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, फर्स्ट पूंजी की ज़रूरत होगी। पूंजी मतलब जानते हैं ना, पैसा। कहते हैं लोग कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन आज के टाइम पे पैसा सब कुछ तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ होता है पैसा। लेकिन आप अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, चूंकि इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमी में आप डायरेक्ट पूंजी बोल दें या पैसा बोल दें, ये तो हम लोग के आम भाषा की बोलचाल है ना। इकोनॉमी में थोड़ा स्टैंडर्ड, अपनी अपनी हर सब्जेक्ट की एक लैंग्वेज होती है। इकोनॉमी में हम पूंजी को बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो फर्स्ट हमको क्या चीज़ जरूरत होती है, पैसा, जिसको हम इकोनॉमी में कैपिटल बोलते हैं। सेकंड चीज़ क्या लगता है हमको, लैंड, यानी जमीन। भाई अगर आपको कोई फैक्ट्री लगानी है तो आपको क्या हवा में लगा देंगे आप, जमीन तो चाहिए ना, तो जमीन। सेकंड क्या होता है, लैंड। थर्ड क्या होता है, आपको अब आपने क्या किया, पैसा ले लिया, फिर आपने जमीन कहीं देख ली, उसके बाद उस पर फैक्ट्री डाल दी आपने। अब फैक्ट्री में अपने आप तो काम होगा नहीं, तो उसके लिए आपको काम करने के लिए कौन चाहिए, आपको लेबर यानी श्रमिक चाहिए। आपको कौन चाहिए, श्रमिक।
तो थर्ड पे क्या जरूरत पड़ती है हमको, लेबर की यानी श्रमिकों की। फोर्थ पे अब श्रमिक लग गए, अब सारा प्रोडक्शन तो हो गया, अब प्रोडक्शन के लिए अब प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, या फिर जितने भी श्रमिक हैं उनको इंस्ट्रक्शन कौन देगा कि ये काम इतना करना है, इतने टाइम पे करना है, ऐसे करना है, उनकी प्रॉपर सैलरी कौन देगा, कौन सब चीज़ों की देख रेख करेगा, तो उस कंपनी का जो ओनर होगा, यानी कि ओनर ओनर मेंबर कौन होगा, उसको हिंदी में उद्यमी बोलते हैं और इंग्लिश में इंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो कौन होगा, उद्यमी। उद्यमी। तो ये चार चीज़ें किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने में हमें ज़रूरत होती है। आप भी अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो पहले ये चार चीज़ें देख लीजिए कि आपके पास है कि नहीं। पहला पूंजी यानी कैपिटल, सेकंड आपके पास ज़मीन होनी चाहिए, भूमि होनी चाहिए, लैंड जिसको बोलते हैं, थर्ड आपके पास लेबर होना चाहिए यानी श्रमिक होना चाहिए, और फोर्थ आपके पास इंटरप्रेन्योर होना चाहिए यानी कि उद्यमी होना चाहिए, उस हर चीज़ का मालिक होना चाहिए। तभी एक आप किसी भी चीज़ का बेहतर तरीके से प्रोडक्शन करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब प्रोडक्शन के आधार पे भी हम इकोनॉमी को तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पहला, अगर ये चारों चीज़ें यानी कैपिटल भी गवर्नमेंट का हो, लैंड भी गवर्नमेंट की हो, लेबर भी गवर्नमेंट का हो और उद्यमी भी गवर्नमेंट का हो, ये सारी चीज़ें अगर गवर्नमेंट की हैं तो उस तरह की अर्थव्यवस्था कैसी कहलाती है, समाजवादी। समाजवादी, ठीक है। थोड़ा सा लिखने प्रॉब्लम हो रही, मैं बोल दे रही हूँ, समाजवादी कहलाती है। और अगर इन सारी चीज़ों में जैसे कैपिटल किसी प्राइवेट मेंबर की हो, लैंड भी प्राइवेट मेंबर ने खरीद लिया हो, लेबर भी प्राइवेट मेंबर के हो एम्प्लॉय, और प्राइवेट मेंबर ही उस कंपनी का मालिक हो, या उस जिस भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है उन सब चीज़ों का मालिक कोई प्राइवेट मेंबर हो, तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था कहलाती है, पूंजीवादी या निजी। कैसी कहलाती है, पूंजीवादी या निजी। आप राइट कर लीजिएगा, पूंजीवादी या निजी अर्थव्यवस्था कहलाती है। और अगर जैसे मान लीजिए कि इनमें से आधा आधा, आधा प्राइवेट मेंबर का हो, आधा गवर्नमेंट का हो, तो वो उस प्रकार की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था कहलाती है, मिश्रित या संयुक्त अर्थव्यवस्था। जैसे कि मान लीजिए कैपिटल पैसा गवर्नमेंट लगा दे रही है, जमीन भी गवर्नमेंट खरीद के दे रही है, लेकिन जो लेबर है और जो उसका मालिक है वो दोनों कौन है, वो प्राइवेट मेंबर के कोई है। तो इस प्रकार का जो अर्थव्यवस्था कहलाती है वो मिश्रित कहलाती है। मिश्रित मतलब आधा आधा डिवाइडेड है। जैसे कि बहुत जगह पे आप देखते होंगे कि सरकार ने इनको टेंडर दे दिया है, अब जमीन तो सरकार की है और वो प्रोजेक्ट भी सरकार का है, लेकिन उस पर काम जो है वो प्राइवेट मेंबर वाले उस टेंडर को लेकर के काम करवाते हैं और बाद में गवर्नमेंट उनको पैसे पे करती है। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था कहलाती है, मिश्रित। अब आप लोग सोच के बताइए, आपको तीनों अर्थव्यवस्था पता चल गई, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित, जिसको हिंदी में एक और भाषा में आप समाजवादी को सरकारी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, पूंजीवादी को आप निजी अर्थव्यवस्था कह, निजी मतलब वो प्राइवेट मेंबर्स का अपना होता है, और मिश्रित में आप संयुक्त अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। संयुक्त मतलब दोनों का आधा आधा है। तो अब आप बताइए कि आपके भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था सबसे अच्छे तरीके से, या फिर कौन सी अर्थव्यवस्था भारत में लागू है, क्या समाजवादी अर्थव्यवस्था है, या पूंजीवादी है, या मिश्रित अर्थव्यवस्था है। एक सेकंड का टाइम है, आप सोचिए। ओके, मैं बता दे रही हूँ। हमारे भारत में पहले शुरुआत में जब देश आज़ाद हुआ था तब जवाहरलाल नेहरू ने हर चीज़ को समाजवादी, मतलब हमारी अर्थव्यवस्था सरकारी, उन्होंने हर चीज़, क्योंकि देश के पास पैसा था नहीं, अभी अभी देश गुलामी से बाहर निकला था, इसीलिए गवर्नमेंट सब कुछ जनता के लिए करना चाहती थी। तो उस समय कैसी अर्थव्यवस्था थी हमारे भारत में, समाजवादी। धीरे धीरे क्या हुआ कि सरकारी लोग पैसे खा खा के करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया और काम कुछ नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट को समझ में आया कि सब कुछ हम समाजवादी, सरकार सब कुछ नहीं चला सकती है, कुछ प्राइवेट मेंबर्स को भी इसमें सहभागिता देनी पड़ेगी। तो 1991 में आया, क्या आया, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, यानी हमारी जो इकॉनमी वो खुली अर्थव्यवस्था हुई और देश विदेश की कंपनियां आई और सरकार ने क्या किया, उनको टेंडर दिया और सबने मिल के काम किया, तब हमारी अर्थव्यवस्था अब तब से कैसी चल रही, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी हमारे यहाँ प्राइवेट मेंबर भी काम करते हैं और गवर्नमेंट भी, दोनों मिलकर भी कहीं कहीं करते हैं, कहीं कहीं प्राइवेट अकेले करते हैं और कहीं कहीं गवर्नमेंट अकेले करती है। तो इस तरीके की अर्थव्यवस्था है। यानी कि जो चीज़ें देश के लिए ज़्यादा ज़रूरी है वो सारी कौन किसके अंतर्गत आती हैं, गवर्नमेंट के। और जिन चीज़ों में लगता है कि यहाँ पे प्राइवेट मेंबर ज़्यादा अच्छे से कर लेंगे, वहाँ पे कौन आता है, प्राइवेट मेंबर आते हैं। और जहाँ पे सरकार को लगता है कि यहाँ पे दोनों को मिल के काम करना चाहिए, वहाँ पे दोनों मिल के काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए रक्षा के क्षेत्र में, तो आप डिफेंस सेक्टर में आप देखते होंगे कि हर चीज़ जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट संभालती है, लेकिन जैसे आप टूथपेस्ट देख लेते हैं, आप ब्यूटी पार्लर की चीज़ें देख लेते हैं, आप बुक्स वगैरह देख लेते हैं, इसमें प्राइवेट मेंबर्स हैं ज़्यादातर।
ज़्यादातर कैसी कंपनी है, प्राइवेट। कुछ जैसे मेडिसिन हो गया, तो जो एक ज़रूरी मेडिसिन है, गवर्नमेंट में आप जाएंगे तो पैरासीटामॉल ज़रूरी है, हर चीज़ में पैरासीटामॉल दिया जाता है, तो उससे किसका हक है, सरकार का है, ठीक है। लेकिन जैसे और जो महंगी महंगी मेडिसिन आती हैं, जिनको गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं जो है मतलब इससे काम चला हुआ है, ठीक है, इसका अल्टरनेट भी है, तो वो क्या होता है, प्राइवेट मेंबर को मिल जाता है, प्राइवेट मेंबर्स लेके आती हैं, और ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको प्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं प्रोडक्शन के बाद जीडीपी पे। क्या, जीडीपी देखेंगे हम। जीडीपी आई थिंक सुन के बड़ा अजीब लगता है कि बहुत सारे लोगों को जीडीपी समझ में ही नहीं आता है। तो इसका तो आप लोगों को फुल फॉर्म पता ही होगा कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। अब देखिए जीडीपी क्या होता है, अगर हम एक एक उसमें कहें तो कोई साल ले लीजिए, मान लीजिए 2024 चल रहा है, तो 2024 में यानी 2024 जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक जितना भी आपके देश के अंदर जितनी भी वस्तु या फिर सेवा, दो ही चीज का उत्पादन होता है, या तो वो वस्तु के रूप में होगी, अगर वस्तु नहीं है तो वो क्या है, सेवा है। तो जितने भी एक साल के अंदर यानी 2024 में जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 के अंतर्गत देश के अंदर जितनी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन हुआ है, उन सब का जो अंतिम मूल्य है उसको क्या बोलते हैं, हम जीडीपी बोलते हैं। समझ में नहीं आया होगा, चलिए समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका इंडिया है, भारत है, ठीक है। अब भारत में 2024 में हम ले लेते हैं 2024, ठीक। जनवरी से स्टार्ट होता है, 1 जनवरी से, और 31 दिसंबर को ये साल खत्म होता है हमारा 2024, फिर 2025 लग जाता है। तो आप 2024 कह रहे हैं तो आपके दिमाग में होगा, आई होप चल जाए कि जनवरी से दिसंबर तक की बात कर रहे हैं। अब जनवरी से दिसंबर तक में देश के अंदर, चाहे वो कोई विदेशी कंपनी हो चाहे वो भारत की हो, बस देश के अंदर वो होनी चाहिए कंपनी, देश के विद इन बाउंड्री, देश के भीतर किसी भी चीज़ का, मान लीजिए टाटा है और हुंडई है जो कि अमेरिकन कंपनी है, या फिर कोई व्यक्ति है जो कि पैसे कमा रहे हैं, 40 रुपए है इनका, इनका भी 40 है, मान लीजिए दोनों लोग बराबर बराबर। अब ये 40 का प्रोडक्शन करते हैं, ये भी 40 रुपए का प्रोडक्शन करते हैं, तो हम पूछेंगे कि इस देश का, और ये अंतिम मूल्य होना चाहिए। अब अंतिम मूल्य को भी हम समझाएंगे, पहले आप जीडीपी समझ लीजिए कि अब 40 इनका टोटल कितना हो गया, 80। तो एक उस साल की जीडीपी क्या हो जाएगी, 80 रुपीज हो जाएगी। अब ये अंतिम मूल्य का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पापा खेत में गन्ना उगाते हैं, नहीं गन्ना छोड़िए, गेहूँ उगाते हैं, गेहूँ की कटाई हुई, फिर गेहूँ को सटका वटका गया, जो भी है उसका भूसा वूसा अलग किया गया, फिर उसको मार्केट में ले जाके बेच दिया गया, फिर उस गेहूँ को फैक्ट्री में लाया गया, उसका आटा बनाया गया, फिर आटे से वो लोग ने क्या किया, बिस्किट बना लिया। अब बिस्किट बनाया, बिस्किट बनाने के बाद वो मार्केट में आकर के बिकने लगा धड़ल्ले से। तो अब आप क्या करेंगे, जीडीपी में सबने अपने अपने जगह पे प्रोडक्शन किया, भाई किसान ने मान लीजिए 20 रुपए का जो भी है बीज उज खरीदा और उसको लगाया होगा, उसकी लागत 20 रुपए आई। 10 रुपए में जो प्रोडक्शन किया उसका वो आटा पीसा गया, मतलब चक्की में आटा पीसा गया, तो वो क्या हुआ, 10 रुपए फैक्ट्री वाले का लगा, फिर 10 रुपए बिस्कुट बनाने की लागत आई। अब टोटल मिला के, और जब मार्केट में बिका तो टोटल 50 रुपीज में बिका, कितने में हुआ, 50 में। तो अब क्या हुआ, अलग अलग अगर हम लेंगे, अगर हम कहेंगे 20 रुपए का इसका, 10 इसका, 10 इसका, 50 इसका, तो क्या हुआ, इसमें हम डबलिंग कर रहे हैं ना, 50 रुपए जो इसका है इसमें ऑलरेडी ये तीनों जुड़े हुए हैं, तो ये 50 रुपए यानी बिस्किट से अब कुछ नहीं बन सकता है, तो बिस्किट क्या है, अंतिम वस्तु है। तो किसी भी जो भी कोई वस्तु या सेवा है, वो उसका जो अंतिम मूल्य होता है, जो अंतिम एकदम जहाँ पे वो लास्ट आके खत्म हो जाती है उसकी साइकिल, जहाँ से अब उसका कुछ नहीं बन सकता है, सीधे वो कंज्यूमर के पास जाके कंज्यूम हो जाएगा, जैसे बिस्किट सीधे हम पेट में खा गए, अब बिस्किट का कुछ नहीं बन सकता। तो ये क्या होता है, अंतिम मूल्य होता है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो फिर से एक बार हमारे साथ रिपीट कीजिए, जीडीपी क्या होती है, किसी भी देश के भीतर यानी किसी भी देश के अंदर एक साल में उत्पादित जितनी भी वस्तुएं या सेवा होती हैं उनका जो अंतिम मूल्य होता है वो क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मुझे पता है कि थोड़ा आप लोग हैबिचुअल है लिख लिख के जो मैं पढ़ाती हूँ उसके, लेकिन अब तो यहाँ पे मुझसे नहीं हो पा रहा है, इसलिए थोड़ा मैनेज कीजिए, आप लोग कहानी की तरह सुनिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा जीडीपी। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी के साथ।
तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इतनी देर तक रुके और वीडियो को पूरा देखें, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही अपना प्यार और अपना भरोसा बनाए रखिए, जल्द ही आप सभी लोगों के लिए व्यवस्था हो जाएगी। फिर हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, गुड बाय, थैंक यू।